नमस्कार। आज हम नई कविता परिस्थिति एवं प्रवृत्तियाँ विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी काव्य धारा के विकास क्रम में लगभग 1950 से 1960 ईस्वी तक की कविताओं को नई कविता के नाम से जाना जाता है या नई कविता के नाम से अभिहित किया जाता है। कुछ लोग प्रायः नई कविता को प्रयोगवाद का ही दूसरा नाम मान लेते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। नई कविता से पूर्व प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों वादों की धाराएं बह रही थी। प्रगतिवाद का आविर्भाव छायावाद की अतिशय वायवीयता, कल्पना प्रियता के विरुद्ध हुआ था और उसने शोषित वर्ग के दुख दर्दों को अपनी कविता का विषय बनाया था। प्रगतिवाद द्वारा छूटे हुए सत्यों को प्रयोगवाद ने अपना लक्ष्य बनाया। वैयक्तिक कुंठा, निराशा, अनास्था, घुटन और अहं को प्रयोगवादियों ने वाणी दी। दमित काम वासना और एकाकीपन की पीड़ा को अपनी कविता का विषय बनाया। शिल्प की मौलिकता की दृष्टि से भी देखें तो प्रयोगवादी कविता शिल्प की मौलिकता में भी प्रदर्शित हुई है, किंतु जनजीवन से दूर होने के कारण शीघ्र ही उसमें निर्जीवता, कृत्रिमता भी आने लगी। जनजीवन से विच्छिन्न होने के कारण कुछ समय बाद प्रयोगवादी कविता का पौधा सूखने लगा। 1950 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते प्रयोगवादी कविता का चमत्कार प्रधान शिल्पवादी मुहावरा निरर्थक दृष्टिगत होने लगा। देश में एक तरफ आजादी का प्रकाश फैल रहा था और इस आजादी के स्वप्नों और उमंगों से भरकर स्वातंत्र्योत्तर कविता नवीन संवेदना और शिल्प के साथ नवीन दिशाओं की ओर अग्रसर हो चली। किंतु जब प्रयोगवादी कविता की ठस सैद्धांतिकता अतिवादिता में बदलने लगी, तब नए विकास को नया नाम देना आवश्यक हो गया। इस नवीन काव्य प्रवृत्ति को ही अज्ञे ने सर्वप्रथम सोच समझकर नई कविता नाम दिया। चूंकि यह कविता परंपरागत कविता से आगे नए मूल्यों, मनःस्थितियों, संवेदनाओं, प्रत्ययों और बोधों की कविता थी, जिसे नई कविता कहना ही अधिक सही लगता था। 1951 में अज्ञे के संपादकत्व में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसने नई कविता इसे हम नई कविता के जन्म का वर्ष भी कह सकते हैं। इस प्रकार अज्ञे और मुक्तिबोध प्रयोगवाद से हटकर नई कविता के प्रवर्तक कवि बन गए। नई कविता के जन्म को लेकर एक बात महत्वपूर्ण है कि नई कविता की प्रथम अनुभूति पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी और फिर लक्ष्मीकांत वर्मा के सहयोग से संपादित नए पत्ते के माध्यम से हुई। इसी अनुभूति का एक सशक्त स्वर डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा तथा बाद में विजय देव नारायण शाही के सहयोग में संपादित नई कविता में सुनाई दिया। 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती तथा लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा संपादित निकष ने भी नई कविता आंदोलन को आगे बढ़ाया। नई कविता को कई अर्थों में प्रयोगवाद का विकसित रूप माना जा सकता है। प्रयोगवाद में कई आधुनिक और स्वातंत्र्योत्तर नवीन चेतना एवं मूल्यों के मिल जाने के कारण कविता का नया स्वरूप मिल जाता है। वह प्रयोगवाद के निकट तो है, परंतु उसका पर्याय नहीं है। उसने प्रयोगवाद की अनेक उपलब्धियों को आत्मसात किया है। इसी साम्य के कारण अनेक कवि प्रयोगवाद और नई कविता दोनों क्षेत्रों में प्रविष्ट होते हैं और यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उनकी कौन सी कविता प्रयोगवादी है और कौन सी कविता नई कविता। अब हम नई कविता की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। तो नई कविता की एक प्रवृत्ति है आधुनिक भावबोध। हम इसे नई कविता की आत्मा भी कह सकते हैं। इस मूल भाव स्रोत में दो विश्व युद्धों की वह कहीं अनकहीं पीड़ा भी शामिल है जिसने मूल्यांधता की स्थिति को जन्म दिया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार भर में सांस्कृतिक विघटन का एहसास बार बार किया गया। इस स्थिति ने कविता का पुराना संसार ही ध्वस्त कर दिया। कविता अब ऐतिहासिक त्रासदी की ओर मुड़ गई। नवीन टेक्नोलॉजी तथा विज्ञान के नए प्रयोगों ने मानव को प्रकृति से विच्छिन्न सा कर दिया। मानव के पास पश्चिम की उपभोक्तावादी संस्कृति ने झूठी आधुनिकता और नग्नता को उलीच दिया। युद्धों से थका हारा मानव अस्तित्ववादी दर्शन में ही अपने आप को ठीक से पाने लगा। नई कविता पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण आदि में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत होता है। आधुनिक भावबोध का पहला महत्वपूर्ण बिंदु वेदना है। स्वतंत्रता और दायित्व बोध के अकेलेपन की टकराहट से उत्पन्न वेदना नई कविता मनुष्य की नियत के रूप में चित्रित करती है। यह वेदना नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह वैयक्तिक चेतना का परिष्कार करती है। आगे की एक कविता है कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको यह मुक्त करना न जाने, किंतु जिन्हें मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि दूसरों को मुक्त रखें। इस तरह आधुनिक भावबोध का जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह संशय है। संशय परंपरा के समूचे अनुभव और व्यक्ति अनुभव की टकराहट से उत्पन्न भावबोध है। नई कविता यह मानती है कि संशयी चेतना व्यक्ति की स्वायत्तता और सार्थकता के लिए अनिवार्य है। वह संशय को मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए उसे सत्य तक पहुंचने का माध्यम मानती है। इस तरह निरर्थकता बोध भी आधुनिक भावबोध की एक स्थिति है। यांत्रिक जीवन, अराजकतावादी राजनीति और पूंजीवादी संस्कृति के कारण उत्पन्न निरर्थकता का बोध नई कविता में बहुत गहरा है। मुक्तिबोध की एक कविता है कि मैं दुनिया के किसी अंधेरे में हूँ, भूतपूर्व यंत्र का निरर्थक, एक अनावश्यक जंग खाया टूटा पुर्जा। जो आधुनिक भावबोध है वो मूल्यों की संकट की बात बार बार कहता है। आधुनिक जीवन संरचना में परंपरागत मूल्य निरर्थक हो गए हैं और नए मूल्यों की सृष्टि हो नहीं पाई है। अतः मनुष्य मूल्यहीनता और अनास्था के अंधकार में जीने के लिए अभिशप्त है। धर्मवीर भारती के अंधा युग की कुछ पंक्तियां हैं, जैसे जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है वो। नई कविता में वर्णित पीड़ा, बिखराव, अनास्था और मूल्यहीनता को पश्चिम का अनुभव मानते हैं, परंतु नई कविता में वर्णित यह अनास्था और मृत्युबोध अपने ही समाज की विषम स्थिति से उत्पन्न हुआ है। फिर इसमें केवल अनास्था, निराशा और मरण की आकांक्षा नहीं है, जिजीविषा और आस्था के स्तर भी हैं। नई कविता की अगर हम अगली प्रवृत्ति पर बात करें तो लघु मानव की प्रतिष्ठा इसकी अगली प्रवृत्ति है। जो नई कविता लघु मानव की अवधारणा का सूत्रपात करती है और इस लघुता को लेकर उसके भीतर हीनता की कोई ग्रंथि नहीं है। लघु मानव देवत्व से परहेज करता है तथा ईश्वर और सामूहिकता के भीतर अपनी संभावनाओं की तलाश नहीं करता। नई कविता इस मनुष्य को अधिक संभावना गर्भित रूप में देखती है। धर्मवीर भारती के अंधा युग की ही कुछ पंक्तियां हैं कि मैं रथ का टूटा पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। अब हम अगली प्रवृत्ति पर बात करेंगे तो अनुभव की प्रामाणिकता। नई कविता अनुभव को व्यक्त करती है जिसे भोगा गया है, जीकर प्राप्त किया गया है। जीवन के सामान्य से सामान्य दिखाई देने वाले प्रसंग और कार्य व्यापार नई कविता में वर्णित है। नई कविता अनुभूति की प्रामाणिकता को परखने में
कठिनाई तो थी, लेकिन जीवन के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं और व्यवस्थाओं के बीच टक्कर और संघर्ष भी बढ़ गया था। इसलिए कवि का सामाजिक दायित्व भी बढ़ गया था। अतः अनुभव की प्रामाणिकता के संदर्भ में वे अनुभूति की सच्चाई तथा गहराई की बात नहीं भूलते। अब अहं के प्रति सजगता और व्यक्तित्व की खोज, ये भी नई कविता की विशेषता है। दरअसल यह नई कविता की चेतना का महत्वपूर्ण, हम इसे नई कविता की चेतना का महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य मान सकते हैं। इस अहं बोध के कारण छायावादी इस जो अहं बोध है, इसका कारण छायावादी वैयक्तिकता की तरह भावात्मक नहीं है, बल्कि यहाँ अस्मिता का संकट है। अज्ञे की कुछ पंक्तियां हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। नई कविता रचनात्मक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण अंश स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजनीतिक जीवन से संबद्ध है, पर उसकी राजनीतिक चेतना का आधार सांगठनिक नहीं है। नई कविता की चेतना रचनाकार के स्वतंत्र विवेक और मानवीय प्रतिबद्धता से प्रेरित है। चरित्रहीन आश्वासनी राजनीति पर व्यंग करते हुए रघुवीर सहाय लिखते हैं कि एक बार जानबूझकर चीखना होगा जिंदा रहने के लिए। दर्शक दीर्घा में से रंगीन फिल्म की घटिया कहानी सस्ती शायरी के शेर संसद सदस्यों से सुन चुकने के बाद। शिल्प की दृष्टि से नई कविता मानती है कि परिवेश का बोध भाषा की क्षमता पर निर्भर करता है। नई कविता की भाषा तद्भव और भदेश को बोलचाल के शब्दों से लेकर भाषा का बड़ा संस्कार किया। लोक जीवन से बीन बीन कर एक एक शब्द लाए तथा एक नवीन भाषा ही रच डाली। उस श्रम ने भाषा में नवीन काव्यात्मकता को पुनः संभव बनाया। भाषा को लेकर नए कवि ने देश विदेश से जो ठीक पाया ले लिया, अपना लिया, अपने में ढाल लिया। आगे लिखते हैं कि किसी की कली थी मैंने अनदेखे में बीन ली, किसी की बात थी मैंने मुंह से छीन ली। यूं मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। नई कविता में छंद की समूची अवधारणा का निषेध करते हुए स्वाधीन लय पर जोर दिया गया और इस स्वाधीन लय का संबंध अर्थ लय की अवधारणा से स्थापित हुई। किसी ने ठीक ही कहा है कि तुम क्या जानो कितनी लंबी होती है रात अकेली सिसकी की। अगर हम बिंब विधान की बात करें तो नई कविता के बिंब विधान का आधार अनुभूत जीवन की ठोस प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसमें कई स्थानों पर प्रस्तुत अप्रस्तुत का द्वैत डूब गया है और नई कविता की प्रतीक योजना का यह वैशिष्ट्य है कि यह प्रतीक योजना का इस्तेमाल दुराव या छिपाव के लिए नहीं करती है। यहाँ प्रतीकों का प्रयोग सामान्यतः शब्दों में अर्थ संवहन की क्षमता पैदा करने के लिए किया गया। नई कविता हिंदी कविता के इतिहास में सिर्फ कविता के विषय को ही नहीं बदलती, बल्कि वह काव्याभिरुचि में भी निर्णायक परिवर्तन करती है। यह कविता जीवन और कविता के बीच जिस नई रचना चेतना का सूत्रपात करती है, उसका आधार भावात्मक न होकर बौद्धिक है। इसलिए यह कविता मनुष्य की चेतना और उसके जीवन संबंधों की कविता है। धन्यवाद।